हौलेड़ा बीगोपुर के पास ओवरलोडिंग वाहन को चेकिंग की गई। वहीं करीब 5 से 7 घंटे तक कार्रवाई चली और इस दौरान 8 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 5 को जब्त कर लिया गया। वहीं पकड़े गए ओवरलोड वाहनों पर करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई में ट्रांसपोर्टरों और भारी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर हमने साझा कार्रवाई की, जिसके दौरान करीब 12 गाड़ियां ओवरलोड है जो हमने पकड़ी हैं, जिसका टोटल 6,52,000 रुपये हमने आज उनको जुर्माना किया है। तो सर, इस तरह की कार्रवाई कभी कभी होती है, फिर रूटीन में चलती है? नहीं, रूटीन में चल रही है। सीनियर अधिकारियों का निर्देश है, हम कोई भी कोताही नहीं बरत रहे और अपना लगातार सचेत रहते हैं और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रारंभ में तो मात्र एक दिन के लिए स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक उस समय थे, हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय, एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग प्रकार के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए। तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें ही लगता है कि उतना लाभ नहीं है। तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी। पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे। आज इनकी डिमांड बढ़ी है, कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है। एक परिवार का, सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं हमारे? संस्कृति प्राइमरी स्कूल है, तो 1419 जो है हमारे ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है
कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है। वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था। आज केवल किताबों से नहीं, रटे रटाए वाक्यों से नहीं, बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने, और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न, उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे, इनको स्मार्ट क्लासरूम्स ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं, लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें, हमारा भी उतना ही दायित्व है, उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था, बड़े बड़े खाने बनाए, और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने 4 छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं। तो बेटे ने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा। एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे ही उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं। बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है, उसने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं। तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं। अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है
कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ, कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आदतें उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सीखता है उसके लिए हमको लगाना चाहिए। बहुत माता पिता अपने की बच्चे की परवरिश पर बहुत कई बार पैसा लगाते हैं और कभी कभी तो इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा एक साथ सब कुछ सीख जाएगा और सब ज्ञान लेकर के और सबसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दबाव में भी बच्चा कई बार विकसित नहीं होता और विकास उसका रुक जाता है। ऐसे एक साथ सब काम करने के तो कई बार अनुभव बहुत खट्टे होते हैं। काम हमेशा शनय शनय क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत अच्छा काम खड़ा होता है, सफलता मिलती है। इसको भी मैं एक बार एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है। शिवाजी कब एक दिन अपने भटकते हुए या कहें कि शिकार करते हुए जंगलों में राजा जाते ही थे इस प्रकार के, तो छत्रपति शिवाजी एक घूमते हुए सायंकाल देर हो गई, एक गांव में पहुंच गए। उनको प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक गांव में बाहरी किनारे पर बुढ़िया झोपड़े में रहती थी। वो झोपड़ी में गए और कहा, माई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। आप आतिथ्य सत्कार के नाते से उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बैठाया। वो नहीं जानती थी ये कौन है। उस व्यक्ति को बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्होंने कहा कि आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना के लाती हूं। महिला रसोई में गई, उसने खिचड़ी बनाई और ला करके और खिचड़ी परोस दी। शिवाजी ने फटाफट खिचड़ी अपनी थाली में डाली और डाल करके और गरम गरम खिचड़ी खूब गरम थी, जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका हाथ जलने लगा, उनका मुंह जलने लगा। बुढ़िया अकस्मात वो क्या कहती है, कहती है ये ऐसी खिचड़ी खा रहा है जैसे शिवाजी खिचड़ी खा रहे हो। अब शिवाजी को तो सुनकर के हैरानी हुई कि बुढ़िया ने टिप्पणी कर दी है शिवाजी महाराज खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माई ये बताओ कि आपने क्या कहा है, शिवाजी ऐसी खिचड़ी खाते हैं, आपको क्या पता है। उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, लेकिन शिवाजी उतावले बहुत हैं। शिवाजी चाहते हैं कि जितने किले हैं एक साथ में जीत लो। एक साथ किले नहीं जीते जाते हैं, इसी तरह एक एक करके वो जीतेंगे। अगर इस खिचड़ी को भी थाली के किनारों से ठंडा करके खाएंगे तो गर्म भी नहीं लगेगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी होगी। तो ये बात तो मैं भी जानती हूं कि कभी एक साथ एक काम नहीं किया जाता, शिवाजी सफल नहीं हो पाएंगे। शिवाजी ने सुना, आंखें खुली रह गई, उनके चक्षु खुल गए और जब वो गए अपने महल में जाकर के विचार किया, चिंतन किया कि बुढ़िया की बात ठीक थी, तब जाकर के एक एक किला जीतना शुरू किया और बहुत विशाल साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया। तो यही एक अनुभव की बात कि हम भी कोई दबाव अपने बच्चों पर इतना न बनाएं कि एक साथ सब कुछ कर ले। बच्चे का विकास सहज सहज होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कदम बच्चा आगे बढ़ता है। उसकी चिंतन मनन हमको सबको करना चाहिए। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति, जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। हमने एसएमसीज बनाई हैं, स्टेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके जिम्मे लगाया है कि अपने विद्यालय हैं उनका वातावरण कैसे अच्छा हो, उसमें छोटी मोटी कमियां उसको कैसे दूर करें। हमने हर एक विद्यालय की एसएमसी को ये कहा कि वहां पर छोटी छोटी चीजों की व्यवस्थाएं, उसका एक बजट बनाइए, वो वीडियो के माध्यम से आप सरकार को भेजिए, उसके ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वहां तक खर्च अपने आप करिए। एक सीमा 25 लाख तक इसलिए की है कि अनाप शनाप बिल न बना दें, ताकि हम सब जो एसएमसीज के लोग हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, सब मिलकर के उस विद्यालय की व्यवस्थाएं, मानो विद्यालय को रास्ता वो ठीक जाता कि नहीं जाता है, पक्का है कि नहीं है, उस विद्यालय में पानी पीने का इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वहां स्वच्छता सफाई होती है कि नहीं होती है,
वहां की चारदीवारी बनी है कि नहीं बनी है, वहां रंग रोगन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां की बिजली लाइट ठीक है कि नहीं है। ऐसी सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं हैं, डुअल डेस्क बच्चे जिस पर बैठते हैं, बेंच डेस्क, इसकी व्यवस्था वहां है कि नहीं है। ऐसी सब चीजों को करने के लिए हमारे विद्यालय के जो स्कूल प्रबंध समितियां हैं वो अच्छा काम करेंगी, वातावरण अच्छा होगा, शिक्षा में सहायक होंगे। ये तो इस प्रकार का काम आप कर ही रहे होंगे, नहीं तो आज ही अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप संभालिए, इसमें अच्छे काम करिए और बच्चों की पढ़ाई को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मुझे आपसे इतनी ही बात आज करनी थी। निश्चित रूप से आपके कोई भी सुझाव अगर अच्छे होंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड ये परीक्षा 2 और 3 दिसंबर को लेगा, जिसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड से सरकार को अनुमोदन मिला गया है। ये परीक्षा 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में आयोजित होगी। परीक्षा देने वाले को दूर दराज भटकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गृह जिले में ही ये परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां बोर्ड की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जल्दी परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। वहीं फीस भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीएलएड का जो प्रथम वर्ष है 2022-24 का, उसमें 16,849 कैंडिडेट प्रवेश हुए थे और 8,013 कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे, यानी 5% 47.56 रही। इसी तरह से ही जो 21-23 की जो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं थी, उसमें 11,272 कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे, 7,711 उसमें उत्तीर्ण रहे, यानी 5% 68.41 रही। तो इस तरह से ही जो प्रथम वर्ष था रीएपर 21 और 23 वाले, उसमें 2,816 कैंडिडेट थे, 1,622 उत्तीर्ण रहे, उसकी 5% 57.60 रही। कुरुक्षेत्र में यातायात को लेकर स्कूल स्तरीय यातायात प्रश्नोत्तर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जिले के करीब 1100 स्कूलों के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने यातायात प्रश्नोत्तरी परीक्षा में भाग लिया। जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक यातायात प्रदीप कुमार ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को हुई इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्लान तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 4 लेवल पर हुई। ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले सभी श्रेणियों के छात्रों को ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रणवी गर्ग है और मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी को रिलेटेड टेस्ट हुआ। रोड सेफ्टी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रोड सेफ्टी हमें ये बताती है कि हमें सड़क नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, और हमें इससे ये भी पता लगता है कि हमें सड़क पे कैसे चलना चाहिए, और हमें दूसरों को भी ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, कोई भी वाहन चलाते वक्त। हमारे स्कूल में भी हरियाणा सरकार ने ये रोड सेफ्टी का टेस्ट दिलवाया, और इससे बच्चों के अंदर जागरूकता आती है कि हमें क्या क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें रोड साइंस के बारे में बताया। हमारे स्कूल में भी ऐसी ड्रिल्स होती हैं कि हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना है, और ये हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। माननीय डीजीपी हरियाणा के आदेशों के अनुसार ट्रैफिक क्विज कंपटीशन का एक टेस्ट सारे कुरुक्षेत्र जिला के स्कूलों में करवाया गया, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल तथा कुछ कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक रूल्स के बारे में सभी बच्चों को शामिल करके उनको अवेयर करना था,
ताकि वो ट्रैफिक नियमों को समझें और दुर्घटनाओं में कमी आए, वो खुद भी पालना करें और समाज को भी इसके बारे में शिक्षित करें। तो ये आज क्विज कंपटीशन हमने 10 से 11 बजे तक पूरे कुरुक्षेत्र जिला के सभी स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको संपन्न कराया है, जिसका शाम को रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो स्कूलों में फर्स्ट हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़के आएंगे, उनको फिर ब्लॉक लेवल के कॉम्पिटिशन में टेस्ट में शामिल किया जाएगा। मैं अगस्त सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 के प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे यहाँ रोड सेफ्टी से संबंधित जो एग्जाम हुआ है उसमें 3rd से 12th तक के करीब 1800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चे बचपन से ही अगर अच्छी आदतें और अच्छे नियम सीख जाते हैं तो आगे लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बच्चे जो है वो चेंज मेकर्स हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी इन बातों के लिए जागरूक करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि अगर हम गाड़ी क्रॉसिंग पे खड़ी थी तो मेरा बच्चा ने मुझे बताया पापा आप गाड़ी बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, या मैं 2 व्हीलर पे जाने लगा तो मेरा बच्चा हेलमेट लेके आया कि आप हेलमेट पहनिए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से। वहीं कैथल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे अदालत ने 6 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 17 साल के बाल आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी धनपति ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता ने 4 मई 2020 को थाना ढांड आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 67 दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाना ढाट में धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं महेंद्रगढ़ से सतनाली की ओर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पुत्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसएचओ दुलीचंद ने बताया कि मृतकों की पहचान गांव राजावस निवासी सुनील और जतिन के रूप में हुई है। बाइक सवार मृतक दोनों पिता पुत्र थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। उसका बेटा जतिन सनोफ सुनील उम्र 10 वर्ष राजावास से महेंद्रगढ़ की तरफ अपने निजी कार्य से आ रहे थे, जो ये खतौलरा फैक्ट्री के पास में इनकी बस नंबर HR 61C 8628 जो महेंद्रगढ़ से सतनाली तरफ जा रही थी, खतौलरा के पास फैक्ट्री के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। जो सबों को हमने मौका मुआयना करके और नियमानुसार कार्रवाई। वहीं महेंद्रगढ़ शहर की कुरावटा रोड पर एक ओयो होटल के पास रेड मारकर CIA पुलिस की टीम ने अवैध हथियारों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पवन नाम का व्यक्ति है जो खातीवास का रहने वाला है, वो नजायज असले के साथ है, तो वहाँ रेड की थी तो उस व्यक्ति को वहाँ से मौके पर से काबू किया गया, जिससे 2 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए थे। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी जो है
एक मुकदमा जो है आर्म्स एक्ट का हमने 1 अक्टूबर को दर्ज किया था, उसमें इसके 2 साथी हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए थे, उनसे भी हमें 3 असले जो है रिकवर हुए थे। तो अभी इसमें ये 5 दिन के रिमांड पे है, 17 तारीख तक हमारे पास रिमांड पे है। उसके बाद जो है इसमें जो फर्दर जांच चल रही है